दोस्तों, बिहार की बहार में आपका स्वागत है। फिलहाल बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव इलेक्शन में जीत दर्ज कराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आइए आज ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि बिहार में आखिर बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम क्यों हो गया और इस बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम सरकारी आंकड़े यानी आरबीआई की हैंडबुक को रेफर करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें बेरोजगारी के बारे में क्या कहा गया है। हम बिहार का मवाजना ऑल इंडिया नंबर से करेंगे और ऑल इंडिया फिगर्स का गुजरात से भी कंपैरिजन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 1993 से लेकर के 2019 तक बेरोजगारी की क्या हालत रही। 1993 में यानी लालू प्रसाद यादव का जमाना, उस जमाने में बिहार के शहरों में मर्दों के अंदर यानी पुरुषों के अंदर 1000 में 68 लोग बेरोजगार थे। इसके बाद 1999 और 2000 के आते आते ये 68 लोग बढ़कर 73 पर पहुंच गए और जब मामला 2004 से 2005 का आया यानी नीतीश कुमार की सत्ता संपादन का, तो उस वक्त ये 73 का नंबर घट के फिर 67 पर आ गया। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जहां से शुरू किया था उससे थोड़ा सी अच्छी हालत में सत्ता नीतीश कुमार के हवाले कर दी। अब नीतीश कुमार का जमाना शुरू होता है 2005 से आगे। तो 2009 तक नीतीश कुमार ने इस हालत को और बेहतर किया और ये 67 की संख्या घटकर 63 पर पहुंच गई। और फिर उन्होंने अपने पहले जमाने में अच्छा काम किया तो 2011 और 2012 के आते आते ये 63 की संख्या घटकर 45 पर आ गई, यानी बेरोजगारी काफी कम हो गई। लेकिन उसके बाद वो एनडीए से अलग हुए, गठबंधन के साथ गए और फिर एनडीए में वापस आए। तो इस जमाने में ये हुआ कि बेरोजगारी बहुत बढ़ी और ये जो 1000 में 45 युवा बेरोजगार थे शहरों के अंदर, उनकी संख्या बढ़ करके 92 तक पहुंच गई। अब एनडीए में आने के बाद भी हालत नहीं सुधरी। एनडीए में आने के बाद भी हालत नहीं सुधरी और 2018 और 19 के आंकड़े देखें तो हर 1000 में बिहार के अंदर 104 युवक शहरों में बेरोजगार है। आप देखें कि अगर हम इसका ऑल इंडिया नंबर से कंपैरिजन करें तो ऑल इंडिया लेवल पर बेरोजगारी 1000 में केवल 71 लोगों की है और उससे 1.5 गुना ज्यादा यानी 104 युवा बिहार के अंदर बेरोजगार हैं। इससे समझा जा सकता है कि बिहार के अंदर नौजवानों को नीतीश कुमार के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है। जबकि अगर हम गुजरात से इसका कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि गुजरात की हालत पहले से बहुत अच्छी थी। 1993-94 में सिर्फ 1000 में 30 लोग बेरोजगार थे, 2000 आया तो 20 हो गए और उसके बाद मोदी जी ने सत्ता संभाली तो 2004 और 2005 के बीच बिहार के अंदर ये जो 20 की संख्या थी वो बढ़कर 23 हो गई। इसके बाद मोदी जी ने अच्छा काम किया तो वो 2009 से 2010 के बीच घटकर 15 पे आ गई और 2011-12 तक तो 6 पर पहुंच गई। लेकिन इसके बाद मोदी जी केंद्र में चले गए और केंद्र में जाने के बाद गुजरात की हालत ये हुई कि 2017-18 में 1000 में 43 नौजवान बेरोजगार हो गए। यानी आप अंदाजा लगाएं कि कहां 6 और कहां 43। ये है आदर्श गुजरात और इसमें भी अभी कोई खास सुधार नहीं आया है। 2018 और 19 के आंकड़े देखें, वहां पर 1000 में से 34 लोग अब भी बेरोजगार हैं। तो गुजरात में 1000 में से 34, ऑल इंडिया एवरेज
71 और बिहार में 104। अब अगर ये परिस्थिति हो तो नौजवानों के अंदर बेचैनी नहीं होगी और नौजवानों के अंदर गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा। आरबीआई की इस हैंडबुक में हम देखते हैं कि बिहार के गांवों में क्या हाल है। बिहार के गांव में 1993-1994 में 19 लोग बेरोजगार थे, यानी बेरोजगारी बहुत कम थी। 2000 के आते आते ये 22 तक पहुंच गई। जब लालू प्रसाद यादव ने सत्ता नीतीश को दी तो ये संख्या घटकर 18 पे आ गई। इसका मतलब ये है कि लालू के कार्यकाल में बेरोजगारी की हालत पहले खराब थी और ज्यादा खराब हुई, लेकिन जाते जाते वो उसको सुधार के गए। नीतीश कुमार के आने के बाद इसमें बिगाड़ आना शुरू हुआ और ये 1000 में 18 की संख्या 2009 और 2010 के बीच 21 पर पहुंच गई। 2011 और 12 में 27 पर पहुंच गई और 2017 और 18 में 72 पर पहुंच गई। पिछले साल के आंकड़े देखें तो हर 1000 में बिहार के गांव में 106 लोग बेरोजगार हैं। यानी 1993-94 से अगर हम इसकी तुलना करें तो कहां 1000 में 19 और कहां 1000 में 106। तो अब जब भी कोई पत्रकार बिहार के किसी गांव में जाता है तो नौजवानों का गुस्सा नजर आता है, इसलिए कि वहां हालत 10 गुना से ज्यादा खराब हुई है, इसलिए कि वहां हालत 5 गुना से ज्यादा खराब हुई है। अब अगर हम इसको ऑल इंडिया एवरेज से कंपेयर करें तो पता चलता है कि ऑल इंडिया एवरेज 1993-94 में गांवों के अंदर सिर्फ 14 लोगों की बेरोजगारी का था, यानी 1000 में केवल 14 बेरोजगार थे। यानी उस वक्त भारत के गांवों के अंदर बेरोजगारी बहुत कम थी। लेकिन ये संख्या बढ़ते बढ़ते 2017-18 में 58 पर पहुंच गई। ये मोदी जी का स्वर्ण युग है जिसके अंदर गांवों के अंदर भी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई और 2018 और 19 में थोड़ी सी घटकर 58 से 56 पे आई। अब आइए आदर्श गुजरात चलें तो वहां पर 1993-94 में 13 लोग बेरोजगार थे, हर 1000 में 13 लोग। उसकी हालत 2000 के आते आते और बेहतर हुई और 6 पे पहुंच गई। यानी मोदी जी को बहुत अच्छी हालत में गुजरात के गांव मिले। 2004-2005 में जबकि मोदी जी के 2 साल गुजर चुके थे, मोदी जी ने बेरोजगारी को बढ़ाकर 6 से 8 पर पहुंचाया। 2009-10 तक वो 8 पर ही रही। 2011-12 में उन्होंने उसको घटाकर 4 तक पहुंचा दिया। लेकिन जब दिल्ली गए तो आप देखिए कि गुजरात का क्या हाल है। 2017-2018 में गुजरात के गांव में हर 1000 लोगों में 55 लोग बेरोजगार थे और पिछले साल 2018-19 में गुजरात के गांव में 38 लोग बेरोजगार थे। अब आप इसका जो है वो तुलना करें कि गुजरात के गांव में 38 लोग बेरोजगार हैं, ऑल इंडिया एवरेज 56 है और बिहार में ये संख्या 106 है। तो अगर बिहार के गांव में लोग नीतीश कुमार से नाराज नहीं होंगे तो और क्या होंगे, और बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी का साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे। अब आइए ये देखें कि ये आरबीआई की हैंडबुक हमें क्या बताती है लोगों की आमदनी के बारे में, यानी प्रतिदिन उनकी जो आमदनी है वो किस तरह से इस दौरान बढ़ती घटती रही है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में देखें, यानी जहां बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो उसमें 2014-2015 में बिहार के एक मजदूर को दिन में 226 रुपए मिलते थे। 2015-2016 में इसमें वृद्धि हुई और ये 241 पे पहुंच गया। इसके बाद 2016-2017 में ये और बढ़ा और ये 254 पर पहुंच गया। 2017 और 18 में 2068 पर पहुंचा। ये देखें कि आरबीआई की हैंडबुक मजदूरों की प्रतिदिन आमदनी के बारे में क्या कहती है। अगर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में देखें तो बिहार के अंदर 2014-2015 में एक मजदूर दिन में 227 रुपए कमाता था। उसकी आय 2015-2016 में 241 रुपए हो गई और 2016-2017 में वो बढ़कर
54 रुपए हो गई। यह अच्छी बात है। 2017-2018 में 268 बल्कि 269 हो गई। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रही, मजदूरों की आमदनी भी बढ़ती रही। 2018-2019 में 276 पर पहुंच गई। और पिछले साल एक कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का वर्कर या मजदूर एक दिन में 302 रुपए कमाता था। यह अच्छी बात है कि उसकी आमदनी बढ़ती रही। लेकिन अगर हम इसकी तुलना ऑल इंडिया एवरेज से करें तो ऑल इंडिया सतह पर एक कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का मजदूर एक दिन में 341 रुपए कमाता है और बिहार में वो केवल 302 रुपए कमाता है। यानी उसकी आमदनी दूसरे इलाकों से कम है। लेकिन अगर हम आदर्श गुजरात की बात करें तो वहां तो मजदूरों का हाल और भी खराब है। आप देखिए कि 2014-15 से लेकर 2019-20 तक हर साल अगर आप मजदूर की डेली वेजेस को कंपेयर करें तो वो ऑल इंडिया वेजेस से कम है। यानी पिछले साल जब ऑल इंडिया लेवल पर एवरेज 329 था तो गुजरात का मजदूर केवल 256 रुपए कमाता था। और 2019-20 में जब 340 रुपए हिंदुस्तान भर के मजदूर औसतन कमाने लगे तो गुजरात के मजदूर को केवल 269 रुपए मिलते हैं। इससे पता चलता है कि जो शाइनिंग गुजरात की बात होती है कि वहां पर साहब बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ी प्रगति हो रही है, लेकिन उस प्रगति का फायदा सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों को मिल रहा है। जो आम मजदूर है, जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करता है, वो एक एवरेज हिंदुस्तानी मजदूर से भी कम कमाता है। ये तो हुई शहरों की बात। अब हम देहात में चलें तो यहां भी यही हालत दिखाई देती है। अब आइए आरबीआई की हैंडबुक से हम ये जानने की कोशिश करें कि खेतों में काम करने वाले मजदूर की क्या हालत है। बिहार के अंदर 214-215 में एक खेती मजदूर 199 रुपए कमाता था और उसकी आमदनी बढ़ते बढ़ते 2019-2020 में 257 रुपए तक पहुंच गई। लेकिन अगर हम इसकी ऑल इंडिया औसत से तुलना करें तो ऑल इंडिया सतह पर 2014-2015 में एक मजदूर औसतन 224 रुपए कमाता था। यानी बिहार के मजदूर से 25 रुपए ज्यादा। और 2019 और 2020 की बात करें तो भारत का एक आम मजदूर बिहार के मजदूर से 30 रुपए ज्यादा कमाता है। यानी उसकी आमदनी 287 रुपए है। अब आइए इसकी तुलना मोदी जी के आदर्श गुजरात से करें। यहां भी हम ये देखते हैं कि गुजरात के अंदर खेत में काम करने वाले मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन बराबर होता रहा है। 2014-2015 में गुजरात का एक मजदूर प्रतिदिन 160 रुपए कमाता था और अब उसकी आमदनी 2019-20 में 208 पर पहुंच गई है। यानी जितना एक आम मजदूर पूरे देश में औसतन कमाता है उससे तकरीबन 80 रुपए कम, यानी 78 रुपए कम गुजरात का एक मजदूर कमाता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में किस प्रकार शोषण हो रहा है। ये जो मजदूरों का शोषण गुजरात में हो रहा है, इसका नतीजा बीजेपी को अगले राज्य चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। पिछली बार तो वो 216 से 99 पर उतर आई थी। इस बार 99 से उतर कर कहां जाएगी ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आखिर में हम आपको ये बता दें कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। इसके बावजूद यहाँ की जीडीपी 11.1% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि पूरे देश का एवरेज 10% है। इसका मतलब ये है कि बिहार का जीडीपी ग्रोथ एवरेज भारत से ज्यादा है। इसके बावजूद हम ये देखें कि भारत में जहां प्रति व्यक्ति आमदनी एक साल की 1,35,000 है, वहां बिहार में केवल 43,000 है। यानी 1/3 आमदनी बिहार के एक आम आदमी की एवरेज है। अब जहां पर गरीबी इतनी ज्यादा हो वहां पर लोगों में गुस्सा तो होगा ही।
यही कारण है कि नीतीश कुमार हार रहे हैं और तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। बहुत जल्द हम किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।